हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज यशक ठाकुर एंड आज हम लोग बात करेंगे स्टूडेंट्स polytechhub.com के इस प्लेटफॉर्म पे थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर का कंटिन्यूस बीम चर्चा करेंगे हम लोग। स्टूडेंट्स का कंटिन्यूस बीम, स्टूडेंट्स कंटिन्यूस बीम नाम का जो आपका ये टॉपिक है तो अपने आप में एक अच्छी चीज़ है। सो स्टूडेंट्स आप इसको ध्यान से पढ़ेंगे, मुझे आपसे उम्मीद है। चलिए स्टूडेंट्स बात करते हैं कि कंटिन्यूस बीम है क्या, पहले है ना। व्हाट इज द कंटिन्यूस बीम? फर्स्ट ऑफ द कंसेप्ट जो कि यहाँ पर डील होना चाहिए, ये क्या है, ठीक है। उसके बाद हम लोग इसके बारे में एनालिसिस करना सीखेंगे। क्या एनालिसिस, ठीक है स्टूडेंट्स। देखिए पहले हम लोग जानते हैं कि कंटिन्यूस बीम है क्या। देखिए स्टूडेंट्स, आप लोगों के पास एक कंसेप्ट होगा कि कंटिन्यूस बीम हम उस चीज़ को कहते हैं, उस बीम को कहते हैं जिसमें मोर देन एक से ज़्यादा स्पान्स होते हैं। नहीं, अगर कोई ऐसा बीम है जिसके पास एक से ज़्यादा स्पैन है तो उसको हम लोग कहते हैं क्या, कंटिन्यूस बीम है। स्टूडेंट्स क्या बात मैंने बताया कि एक ऐसा बीम जिसके पास मोर देन है ना वन स्पैन होगा, नहीं वन स्पैन होगा। तो एक ऐसा बीम जिसके पास एक से अधिक स्पैन है तो उसको क्या कहेंगे हम लोग स्टूडेंट्स, कंटिन्यूस बीम कहेंगे। सपोज कर लीजिए कि ये ऐसा कोई बीम आपको मिल गया, देयर आर टू स्पान्स, है ना। सपोज कर लीजिए स्पान की लंबाई L है, इसकी L1 मान लेते हैं, इसकी L2 मान लेते हैं। सो दैट इस बीम को हम लोग कंटिन्यूस बीम कह सकते हैं। अच्छा आप ये बताइए कि अगर ये कंटिन्यूस बीम है तो इसमें एक स्पान होगा, इससे ज़्यादा ही होना चाहिए हमेशा। सपोज करिए कि ये दो स्पान है, आप मान चलिए मैं इसमें एक स्पान बढ़ा भी दूँ, तीसरा हो जाएगा ये, फिर बढ़ा दूँ, चौथा स्पान हो जाएगा ये। तो कहने का मतलब है कि उस प्रकार से ये L3 हो जाएगा, ये L4 हो जाएगा। कहने का मतलब ये हुआ कि कंटिन्यूस बीम हम लोग उस बीम को कहते हैं जिसके पास एक से अधिक स्पान होंगे। एक स्पान के केस में वो कंटिन्यूस बीम नहीं होगा। क्या हो जाएगा बच्चे, मान लीजिए अगर बीम के पास एक ही स्पान है तो वो बीम कहलाएगा। अगर ये सपोर्ट पर डिपेंड कर जाएगा कि कौन सा सपोर्ट है। सपोज दैट ये सिंपली सपोर्ट है तो इसको कहेंगे हम लोग सिंपली सपोर्टेड बीम है। अगर इसमें डबल क्या कर देते हैं, स्पान लगा देते हैं, या फिर ट्रिपल स्पान यानी मेनी टाइप्स ऑफ स्पान लगा देते हैं तो उसको क्या कहते हैं, कंटिन्यूस बीम। इतना तक आप लोगों के पास दिमाग में पहले से कंसेप्ट था, ठीक है स्टूडेंट्स। हम लोग इस विशेष कंसेप्ट में कंटिन्यूस बीम के बारे में डिटेल आइडिया लेंगे। देखिए स्टूडेंट्स, स्ट्रक्चर जो होते हैं, स्ट्रक्चर जो आप 6 टाइप्स के बीम पढ़े होंगे, उन 6 टाइप्स के बीम्स में जो कंटिन्यूस बीम है वो स्टैटिकली इनडिटर्मिनेट बीम में आते हैं। किस में आते हैं स्टूडेंट्स, स्टैटिकली इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर्स में आते हैं ये कंटिन्यूस बीम। तो स्टूडेंट्स बात करते हैं कि स्टैटिकली इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर आखिरकार एक समय के लिए क्या होगा, ठीक है। स्टैटिकली इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर क्या हो सकता है। देखिए स्टूडेंट्स, जो आपका स्ट्रक्चर होता है, स्ट्रक्चर उसको हम लोग 2 चरणों में बांट सकते हैं। एक होगा स्टैटिकली डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर, एक होगा स्टैटिकली इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर। देखिए स्टूडेंट्स, जब आप स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल पढ़ रहे थे इस चीज़ को आप उस समय जाने थे। ये क्या है बाबू, ये स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल टॉपिक का है। मतलब कि ये स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल जब सब्जेक्ट आप पढ़ रहे थे उस केस में आपने इसके बारे में खूब पढ़ा है। लाइक आपने सिंपली सपोर्टेड बीम के बारे में पढ़ा होगा, कैंटिलीवर बीम के बारे में पढ़ा होगा, ओवर हैंगिंग बीम के बारे में पढ़ा होगा। ये जो 3 बीम हैं, ये बीम्स क्या होते हैं, स्टैटिकली डिटर्मिनेट होते हैं। मैं बताऊंगा कि स्टैटिकली डिटर्मिनेट और स्टैटिकली इनडिटर्मिनेट कैसे होता है चीज़। फिलहाल इसके बारे में बात कर दिया जाए तो इसमें आते हैं कंटिन्यूस बीम, उसके बाद आएगा इसमें फिक्स्ड बीम, एंड इसके बाद आएगा इसमें प्रोप्ड कैंटिलीवर बीम, प्रोप्ड कैंटिलीवर बीम। सो स्टूडेंट्स, दिस इज
इसका जो पहला टाइप हो जाएगा स्टैटिकली का ये, दूसरा ये, तीसरा ये हो जाएगा। क्या है स्टूडेंट्स, क्लियर है? देखिए ये तीनों टाइप जो होता है उसको बोलते हैं हम लोग स्टैटिकली इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर। सो दैट अगर आप कंटिन्यूस बीम पढ़ रहे हैं तो आप कह सकते हैं एक पॉइंट बना करके, कंटिन्यूस बीम क्या होता है, एक प्रकार का स्टैटिकली इनडिटर्मिनेट बीम होता है। ठीक है, चलिए फिलहाल ये समझते हैं कि स्टैटिकली इनडिटर्मिनेट बीम कंटिन्यूस बीम क्यों होता है। देखिए स्टूडेंट्स, बात ये होती है कि स्टैटिकली इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर हम लोग उस स्ट्रक्चर को कहते हैं जिसमें हम क्या करते हैं कि इक्वेशन ऑफ कंपैटिबिलिटी का इस्तेमाल करके अननोन्स की वैल्यू फाइंड नहीं कर सकते हैं। ये आप लोग एक बात जानते होंगे कि सिग्मा हॉरिजॉन्टल इक्वल्स टू 0 होता है एक इक्वेशन फॉर द इक्विलिब्रियम कंडीशन में, सिग्मा वर्टिकल इक्वल टू 0 होता है और सिग्मा मोमेंट अबाउट एनी पॉइंट इक्वल्स टू 0 होता है। दीज आर द 3 बेसिक इक्वेशंस। जब आप इन तीनों चीज़ की मदद से अननोन्स की वैल्यू यानी जिसकी वैल्यू आपको ज्ञात करनी है, सपोर्ट रिएक्शंस की वैल्यू, सपोर्ट पर आने वाला मोमेंट्स की वैल्यू अगर आप फाइंड कर लेते हो तो जो आपका स्ट्रक्चर क्या कहलाएगा बाबू, स्टैटिकली डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर। कहने का मतलब है अगर आप सिग्मा हॉरिजॉन्टल इक्वल्स टू 0 इक्वेशन यूज कर लो, सिग्मा वर्टिकल इक्वल टू 0 यूज कर लो और सिग्मा मोमेंट अबाउट एनी पॉइंट इक्वल्स टू 0 यूज करने के बाद जो आपका स्ट्रक्चर, अगर स्ट्रक्चर का सपोर्ट रिएक्शन निकल जाता है, सपोज दैट आपके पास कोई सिंपली सपोर्टेड बीम ऐसा आता था, इस सिंपली सपोर्टेड बीम में अगर आप इस प्रकार से कोई लोडिंग लगा देते थे तो क्या होता था बच्चे कि ये जो लोडिंग है, इस लोडिंग के कारण इसमें सपोर्ट रिएक्शन जो RA और RB फाइंड करने के लिए आप क्या करते थे बच्चे, पहले तो क्या करते थे सिग्मा वर्टिकल इक्वल्स टू 0 लगाते थे, ये इक्वेशन मिलता था, उसके बाद मोमेंट अबाउट एनी पॉइंट इक्वल्स टू 0 कर देते थे तो दूसरा इक्वेशन मिल जाता था और इससे हम लोग RA और RB की वैल्यू फाइंड कर लेते थे। क्लियर है? लेकिन अगर केस कर दिया जाए आपका ये वाला है ना, ये वाला केस कर दिया जाए, कहने का मतलब है कंटिन्यूअस बीम का केस कर दिया जाए, A पॉइंट, B पॉइंट और C पॉइंट। अगर ये कंटिन्यूअस बीम का केस कर दिया जाए तो उस केस में आप ये आपको ये कहा जाए कि MA तो 0 होगा, आपको कहा जाए कि RA फाइंड करो, RB फाइंड करो और RC फाइंड करो। हाउ मेनी अननोन्स आर देयर? आपके पास यहाँ पर 3 अननोन्स है, उसके अलावा इस सपोर्ट पर कुछ ना कुछ मोमेंट भी आएगा, उस मोमेंट का है आपको फाइंड करने के लिए। सो इन दैट केस आपके पास 3-4 अननोन्स हो जाते हैं। नहीं, अब 4 अननोन्स की वैल्यू फाइंड करना इन तीनों इक्वेशन के बस की बात नहीं है। सो दैट यहाँ पर हम लोग अलग कंसेप्ट यूज करेंगे, एक अलग कंसेप्ट पिक्चर में आएगा, एक अलग थ्योरी पिक्चर में आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, फिलहाल उस पिक्चर का बनाव हम लोग अगले 5-10 मिनट में डील करेंगे। फिलहाल ये समझ लीजिए कि यहाँ पर इन तीनों इक्वेशंस का यूज करके अननोन्स की वैल्यू फाइंड करना संभव नहीं था। सो दैट योर स्ट्रक्चर विल बी स्टैटिकली इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर इन दैट केसेस। ओके, सो स्टूडेंट्स, इन सभी केसेस में आप अगर फिक्स बीम का केस लिया देख लीजिए तो, या फिर कंटिन्यूअस बीम का केस देख लीजिए तो, या फिर प्रॉपर्ड कैंटिलीवर बीम का केस देख लीजिए तो, इन तीनों केसेस में आपको क्या होगा बच्चे कि ये जो इक्वेशन है पर्याप्त नहीं रहेंगी, इसके अलावा और सारे एडिशनल कंसेप्ट की जरूरत पड़ेगी। कहने का मतलब है कि इसके अलावा मच एंड मोर कंसेप्ट की जरूरत होगी आपको इस चीज़ को डील करने के लिए, अननोन्स की वैल्यू फाइंड करने के लिए। चूंकि ये इक्वेशन है ना, इसमें अननोन्स की वैल्यू निकालने में सक्षम नहीं है, सो दैट दिस टाइप्स ऑफ बीम इज नोन एज स्टैटिकली इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर्स। और स्टैटिकली इनडिटर्मिनेट इफ अगर ये टाइप बीम का है, सो स्टैटिकली इनडिटर्मिनेट बीम है ना। अब मैं स्ट्रक्चर यहाँ पर लिखा था, इसको मैं बीम भी लिख सकता हूँ, नहीं तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, यहाँ पर बीम भी लिख सकते हैं। तो कहने का मतलब ये हुआ कि स्टैटिकली इनडिटर्मिनेट बीम भी होता है और स्टैटिकली डिटर्मिनेट बीम भी होता है। उसके अनुसार से एक क्वेश्चन आपको बार बार ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि ये तीनों बीम क्या है, स्टैटिकली डिटर्मिनेट है कि इनडिटर्मिनेट है, तो आपको टिक लगाना चाहिए क्या, ये स्टैटिकली इनडिटर्मिनेट बीम है। राइट, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अगर आप अपने यूनिवर्सिटी का देखिएगा, अपने बोर्ड्स का, तो आपको पता चलेगा कि इस प्रकार के क्वेश्चन बार बार पूछी गई हैं। नहीं, चलिए, तो फिलहाल आपको ये समझ में आया होगा कि कंटिन्यूअस बीम क्या है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो
तो कंटिन्यूअस बीम एक ऐसा बीम है जिसमें मोर देन वन सपोर्ट वन स्पैन होता है, यानी कि एक से अधिक स्पैन होगा तो क्या कह देंगे उसको हम लोग कंटिन्यूअस कह देंगे। देखिए स्टूडेंट्स, कंटिन्यूअस एक से अधिक स्पैन तो होगा, कहने का मतलब है कि इस केस में ये क्या है, यहाँ भी सिंपली सपोर्ट है, यहाँ भी सिंपली सपोर्टेड है, यहाँ भी सिंपली सपोर्टेड है, सो दैट यहाँ पर हमको इसको कह सकते हैं सिंपली सपोर्टेड कंटिन्यूअस बीम। क्या कह सकते हैं स्टूडेंट्स, इसको हम लोग नाम दे सकते हैं एक सिंपली सपोर्टेड कंटिन्यूअस बीम्स, इसका नाम दे सकते हैं। इसके अलावा हो सकता है स्टूडेंट्स कि कहीं बीम ऐसा हो जाए कि ये जो इंड है, ये इंड मान लीजिए, ये मेन इंड मान लेते हैं, ये भी फिक्स है और ये भी फिक्स मान लेते हैं ऐसा। इसमें क्या कर दिए हम, बीच में एक और सपोर्ट लगा दिए। देखिए स्टूडेंट्स, एक स्पान ये हो जाएगा, दूसरा स्पान ये हो जाएगा, तो इस केस में भी एक कंटिन्यूअस बीम है। उस केस में क्या होगा कि आपका सपोज कर लिए पॉइंट ए था, ये पॉइंट बी था और ये पॉइंट सी था, तो इस केस के लिए हम लोग लिखेंगे, है ना, फिक्स्ड कंटिन्यूअस बीम। ये कैसा कंटिन्यूअस बीम है बाबू, फिक्स्ड कंटिन्यूअस बीम। कहने का मतलब होगा कि आपका जो इंड कंडीशंस का सपोर्ट होता है, कहने का मतलब कि जो इंड कंडीशन में जो सपोर्ट लगा हुआ है, एट इंड पॉइंट पर जो सपोर्ट लगा हुआ है, उसके अनुसार से बीम का टाइप डिफाइन होता है ना। आपको कई बार ऐसा दे दिया है, हो सकता है कि कई बार ये ऐसा नहीं दे करके ऐसा दे दे, है ना, यहाँ पर एक सिंपली सपोर्ट एक है ना हिंज सपोर्ट दे दे। उस केस में भी ये ऐसा, इस बीम को हम लोग क्या कहेंगे, कंटिन्यूअस बीम व्हिच इज फिक्स्ड एट वन एंड एंड हिंज्ड एट दी अनदर एंड, मैं ये कह सकता हूँ। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई कंटिन्यूअस बीम है तो उस केस में वो बीम के पास सिंपली सपोर्ट के अलावा अन्य सारे भी सपोर्ट हो सकते हैं, डिपेंड करता है। अगर कंटिन्यूअस बीम कहा जाना है तो उसके पास एक से अधिक स्पान होने चाहिए, है ना। एक से अधिक स्पान होंगे तो बीम क्या कहे जाएंगे, कंटिन्यूअस कहे जाएंगे। क्लियर है स्टूडेंट्स, सो दैट वी आर क्लियर विद स्टैटिकली डिटर्मिनेट कैसे होता है, स्टैटिकली इंडिटर्मिनेट कैसे होता है। सो आप जानते हैं फिक्स बीम के बारे में, वो भी क्या है, स्टैटिकली इंडिटर्मिनेट है। प्रॉब्ड कैंटिलीवर क्या होगा, स्टैटिकली इंडिटर्मिनेट होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, हमने ये बात किया कि कंटिन्यूअस बीम क्या है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, जो मैंने बात किया उस चीज़ को एक पॉइंट बनाकर लिख लीजिए, है ना। कंटिन्यूअस बीम हेडिंग लगा लीजिए ऐसे, कंटिन्यूअस बीम, उस पर हेडिंग लगा के लिखिएगा, ए बीम हैविंग मोर देन वन स्पैन, उसको हम लोग क्या कहेंगे, कंटिन्यूअस बीम कहेंगे। उसमें क्या करोगे स्टूडेंट्स, एक फिगर बना लो, ये ऐसा वाला, ठीक है। चाहिए तो और दिखा लो, तो कहने का मतलब है इसमें दिखाना, ये L1 स्पान है, L2 स्पान है, L3 स्पान है, ये पॉइंट A, B है, C है, D है। पहली बात कंटिन्यूअस बीम का डिफिनेशन समझ में आया। दूसरी बात पॉइंट बना के लिखना इसमें ऐसे एरो हेड दे करके कि जो आपका कंटिन्यूअस बीम है वो क्या होगा, इट इज अ स्टैटिकली
इनडिटर्मिनेट बीम। उसके बाद स्टूडेंट्स क्या लिखोगे स्टूडेंट्स कि ये डिपेंड करेगा कैसा, कि अगर मान लीजिए इंड सपोर्ट का जो कंडीशन है उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि ये जो मेरा कंटिन्यूस बीम का क्या टाइप होगा। अगर मान चलिए इंड सपोर्ट अगर मेरा फिक्स है तो उस केस में जो मेरा इंड सपोर्ट अगर फिक्स है तो आप जानते हैं उसके लिए बाउंडिंग कंडीशन क्या होगा। अगर मान चलिए कि आपके पास कोई ऐसा कंटिन्यूस बीम है जिसका ये इंड और ये इंड फिक्स कर दिए हम, सपोज करिए एक समय के लिए कि मैंने क्या किया, इस चीज़ को फिक्स कर लिया, तो आप बताइए एक सपोर्ट यहाँ दे दिया, एक सपोर्ट यहाँ दे दिया। इस बीम का थोड़ा सा अगर डिफ्लेक्शन कर्व खींचने जाएंगे तो बताइए तो कैसा होगा, ऐसा होगा कि नहीं होगा सब। मतलब कि यहाँ पर क्या होगा बच्चे, dy बाई dx की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। उसके अलावा y भी यहाँ पर क्या होगा, 0 होगा। सिमिलरली y तो यहाँ पर 0 होगा ही, उसके अलावा dy बाई dx भी यहाँ पर 0 होगा। कहने का तात्पर्य हुआ कि इस चीज़ के अनुसार से मैं यहाँ पर थोड़ा सा पॉइंट का नाम दे दूँ A B C D, तो मैं कह सकता हूँ, है ना, मैं ये कह सकता हूँ स्टूडेंट्स कि if end supports are fixed then the slope and deflection at that end are 0। स्लोप और डिफ्लेक्शन दोनों 0 होगा अगर मेरा एंड कंडीशन फिक्स्ड है। तो स्टूडेंट्स कहने का तात्पर्य ये हुआ कि यहाँ पर कुछ ना कुछ फिक्सिंग मोमेंट्स आने लगेंगे, यहाँ भी कुछ ना कुछ फिक्सिंग मोमेंट्स आने लगेंगे, नहीं तो इस प्रकार से बातें होती हैं। इसके अलावा स्टूडेंट्स क्या लिख सकते हैं आप, इसमें थोड़ा सा और बढ़ा के लिख सकते हैं कि अगर इन सपोर्ट सिंपली सपोर्टेड होगा उस केस में वहाँ पर फिक्सिंग मोमेंट की वैल्यू कुछ ना कुछ हो जाएगी। लेकिन इस केस में देखिए तो यहाँ पर मतलब कि जो मोमेंट इंड कंडीशन के कारण इंड मोमेंट आएगा, क्योंकि ये फिक्स सपोर्ट है, सो दैट इट हैज समथिंग अमाउंट ऑफ मोमेंट। सो यहाँ पर आप ये चीज़ लिख दीजिए, है ना, इंड्स आर 0 एंड द इंड्स हैव some amount of इंड मोमेंट। इंड मोमेंट कहिए स्टूडेंट, या फिर आप लोग कहिए इसको फिक्सिंग मोमेंट, क्योंकि ये दोनों बात आपके दिमाग में बैठ चुकी हैं। फिक्सिंग मोमेंट, इंड मोमेंट कहें तो या फिर फिक्सिंग मोमेंट कहें दो। ओके, अब बात करते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट बात क्या, अगर इन सपोर्ट क्या रहेगा बाबू, इफ इन सपोर्ट्स आर, अगर मान चलिए इन सपोर्ट्स आर हिंज है, क्या है बाबू, हिंज है, देन डिफ्लेक्शन will be 0, but there will be some amount of slope, but there will be some amount of slope। ओके स्टूडेंट्स, कुछ अमाउंट में वहाँ पर स्लोप होगा। अगर मान के लिए ये हो रहा है, इसके अलावा एंड क्या होगा स्टूडेंट्स, एंड द इंड मोमेंट, या फिर ये कहिए फिक्सिंग मोमेंट विल बी, इन मोमेंट विल बी 0। इस बात को समझिए बच्चे, इस बात को समझिए, विल बी 0। अब देखिए स्टूडेंट्स क्या बात है कि ये अगर मान चलिए, है ना, इस केस के लिए देखिए ये पॉइंट लिखने के बाद आप ये फिगर बना लीजिए, राइट, ठीक है, मतलब सेकेंड ये जो पॉइंट है इस पॉइंट को लिखने के बाद आप ये फिगर बना लीजिए।
अब देखिए स्टूडेंट्स, ये फिगर जो है, मान चलिए इस फिगर का, अब मैं इस चीज़ को मैं क्या कर देता हूँ, पहले फिक्स था, अब मैं इसको क्या कर देता हूँ, हिंज कर देता हूँ। सपोज कर लीजिए इसमें मैं पिन सपोर्ट लगा दिया है, हिंज सपोर्ट, ठीक है। तो जब मैं इसमें पिन सपोर्ट लगा दूंगा तो बताओ तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर मोमेंट की वैल्यू, यहाँ पर मोमेंट की वैल्यू क्या होगी, 0 हो जाएगी। क्यों 0 होगी, इसका कारण सुनो। इसलिए 0 होगी क्योंकि यहाँ पर हिंज सपोर्ट है और हिंज सपोर्ट के पास कोई भी मोमेंट रिएक्शन नहीं होता है। सो दैट इफ देयर इज नो एनी मोमेंट रिएक्शन एट दैट जॉइंट, सो देयर विल बी व्हाट, मोमेंट वैल्यू, द मोमेंट वैल्यू विल बी 0। मोमेंट की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पर 0 हो जाएगी, यहाँ पर भी मोमेंट की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो स्टूडेंट्स, अगर कोई भी सिंपल, अगर कोई भी कंटिन्यूअस बीम ऐसा दिया हुआ है कि क्या होगा स्टूडेंट्स, कोई भी कंटिन्यूअस बीम ऐसा दिया हुआ है जिसमें कि ऐसा चीज़ है, ये मोमेंट यहाँ पर, ये एक सपोर्ट यहाँ, एक सपोर्ट यहाँ है, तो कहने का मतलब है यहाँ पर तो 0 होगा ही, यहाँ पर तो 0 होगा ही क्योंकि पिन सपोर्ट है, और यहाँ पर सम अमाउंट ऑफ मोमेंट होगा क्योंकि अब ये फिक्स के रूप में काम करने लगेगा। तो इस बात को ध्यान रखना चाहिए स्टूडेंट्स। चलिए, यहाँ पर इन मोमेंट के बारे में मैंने बताया कि वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी अगर सिंपली सपोर्टेड कर देंगे तो। इसके अलावा क्या होगा बाबू, y 0 रहेगा, बट dy/dx की वैल्यू 0 नहीं होगी, कुछ ना कुछ होगी, नहीं, dy/dx की वैल्यू कुछ ना कुछ होगी अगर सिंपली सपोर्टेड है तो। यहाँ पर भी y की वैल्यू तो 0 होगी, लेकिन dy/dx की वैल्यू 0 नहीं होगी, मतलब इट विल नॉट इक्वल टू 0। यहाँ पर इट विल नॉट इक्वल टू 0। इंड कंडीशन के आधार पर हम लोग कह सकते हैं। उसका जो डिफ्लेक्शन कर्व कैसे होगा, जैसे ही आप सपोर्ट चेंज कर रहे हैं तो डिफ्लेक्शन कर्व जो होगा अब होगा ऐसे हो जाएगा। इस केस में डिफ्लेक्ट कैसे करेगा वो, ऐसे करेगा, नहीं तो बताओ, यहाँ पर कुछ ना कुछ स्लोप बन रहा है ना, तो जो स्लोप बन रहा है वही थीटा हो जाएगा। देखो यहाँ पर टेंजेंट मारो ऐसे, दिस इज योर थीटा, दिस इज योर स्लोप एट हियर। कहने का तो ये हुआ स्टूडेंट्स कि ये आपका कंटिन्यूअस बीम का पंचनामा है कि इस कंटिन्यूअस बीम में होता आखिरकार क्या क्या हो सकता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो कंटिन्यूअस बीम का इंट्रोडक्शन टाइप ये है। अगर मान लीजिए मैं इसके एनालिसिस के बारे में बात करूं तो आसान सी बातें हैं कंटिन्यूअस बीम का एनालिसिस करना। ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स हमारी बातों पर, आप लोग इसको इसी मैनर में क्या कर लीजिए स्टूडेंट्स, लिख लीजिए। ठीक है, आप लोग लिख लीजिए चीज़ को। अभी वीडियो चालू। तो स्टूडेंट्स अब बात करते हैं हम लोग एनालिसिस के बारे में कि फिक्स बीम का एनालिसिस क्या हो, ये कंटिन्यूअस बीम का एनालिसिस क्या होगा। एनालिसिस ऑफ कंटिन्यूअस बीम। ठीक है स्टूडेंट्स, देखिए स्टूडेंट्स इससे पहले आप लोगों ने कि ये जो कंटिन्यूअस बीम के बारे में इंट्रोडक्शन जाना है, तो स्टूडेंट्स कंटिन्यूअस बीम पढ़ने से पहले आप लोग फिक्स बीम जरूर पढ़े होइएगा। क्या स्टूडेंट्स, फिक्स बीम आप लोग जरूर पढ़े होइएगा। अगर नहीं पढ़े हैं तो आपको फिक्स बीम पहले पढ़ना चाहिए, उसके बाद कंटिन्यूअस बीम की दुनिया में आनी चाहिए। ये बात है नहीं कि फिक्स बीम आप पहले पढ़िए उसके बाद कंटिन्यूअस बीम की दुनिया में आइए। तो स्टूडेंट्स बात यह है कि जब हम लोग फिक्स बीम पढ़ रहे थे तो उस केस में क्या कर रहे थे कि दिए गए फिक्स बीम को हम लोग दो स्टेज में एनालाइज कर रहे थे। एक तो उस पर जो एप्लीकेशन ऑफ लोड हो रहा है उसके कारण उसको हम लोग सिंपली सपोर्टेड मान लेते थे, और दूसरे केस में हम लोग मान लेते थे कि उस पर इन मोमेंट्स क्या क्या आ रहे हैं। नहीं तो इन मोमेंट्स कंडीशन के आधार पर हम लोग उसको डील कर रहे थे। कहने का तात्पर्य यह हुआ कि अगर कोई फिक्स बीम आपको दिया हुआ था उस केस में उस फिक्स बीम को एनालाइज करने का आसान सा तरीका था कि आप उस फिक्स बीम का वो दो स्टेज में एनालाइज करते थे, स्टेज 1 एंड स्टेज 2। स्टेज 1 में जो बात होती थी वो बात ये होती थी कि स्टेज 1 जो कहता था वो कहता था कि आप उस चीज़ को सिंपली सपोर्टेड मान लीजिए ओनली द एप्लीकेशन ऑफ लोड के कारण, और दूसरी बात होती थी स्टेज 2 वो कहती थी कि आप जो लोड लग रहा है उसको छोड़ दीजिए, लोड के कारण जो मोमेंट आ रही है उसको चर्चा कीजिए। नहीं, सो दैट देयर इज टू केसेस। क्या देयर वाज टू केसेस एंड दैट केसेस वाज क्या कि एक सिंपली सपोर्टेड का केस, मतलब कि एक फ्री मोमेंट का केस और एक फिक्स्ड मोमेंट का केस, दो बात होती थी। नहीं, कुछ इस प्रकार से अगर मान चलिए ये कोई फिक्स बीम दिया रहता था तो इसको एनालाइज करने के लिए क्या करते थे, आराम से क्या करते थे, अगर मान चलिए यहाँ पर लोड लगा हुआ रहता था ऐसे, तो इस केस को हम लोग दो चरणों में एनालाइज करते थे। इस बीम को दो पार्ट में बांट देते थे, एक ऐसे पार्ट में इस पर लगा देते थे कि यूडीएल लग रहा है,
और एक ऐसे पार्ट में कि मान लीजिए एक इस स्पान पर सिर्फ और सिर्फ यहाँ का जो इन मोमेंट ये लग रहा था, उस चीज़ को लेकर के हम लोगों ने ऐसा इस चीज़ को बनाया था। नहीं, कहने का मतलब है अगर ये पॉइंट ए था, ये पॉइंट बी था, ये तो उसके अनुसार से ये ए हो जाएगा, ये बी हो जाएगा, और ये मोमेंट एट ए हो जाएगा और ये मोमेंट एट बी हो जाएगा। इस केस को आप लोगों ने कुछ नहीं फिक्सिंग मोमेंट कहा था। क्या कहा था बाबू? फिक्सिंग मोमेंट, जिसको मैं थोड़ी देर पहले है ना इन मोमेंट भी कह रहा था। क्या? इन मोमेंट, इन मोमेंट भी मैं कह रहा था। तो स्टूडेंट्स ध्यान से देखिए कि ये फिक्सिंग मोमेंट का जो केस है, ये जो है फिक्सिंग मोमेंट का केस, उस केस में क्या हो रहा है कि सिर्फ और सिर्फ मोमेंट की बात ही आ रही है, इसमें लोड की बात आ रही है। इसके अनुसार से हम एक डायग्राम खींचते थे, समहाउ डायग्राम इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम जो होगा ऐसा आएगा, और इसके अनुसार से डायग्राम खींचते थे। अगर दोनों उसके अनुसार से कुछ इस प्रकार से डायग्राम नेगेटिव पॉजिटिव आता था, और ये जो आपका हैच हो जाएगा, जो हैच हम कर रहे हैं डायग्राम, वही आपका डायग्राम होता था इसका, इस बीम का क्या इस बीम का जो कंप्लीट डायग्राम होता था, शियर फोर्स बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, वो ये होता था। नहीं, तो इस प्रकार से स्टूडेंट्स इसका जो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम था फिक्स बीम के केस में कुछ ऐसा था, तो उसी प्रकार से हम लोग कंटिन्यूअस बीम के भी केस में करेंगे। हम लोग करने क्या वाले हैं स्टूडेंट्स? करने वाले ये हैं कि सपोज कर लीजिए कि ये मान चलिए कि आपका इसी को हम लोग बढ़ा देते हैं, ठीक है। मान चलिए ये यहाँ तक है, सपोज कर लीजिए ए ये नहीं है, ए यहाँ है, ये बी हो गया, ये सी पॉइंट है। सपोज कर लीजिए यहाँ एक लोडिंग लग रहा है, तो उसके अनुसार से एक लोड डब्ल्यू भी यहाँ लगा दो, यहाँ पर लगा दो W2, इसकी W2 न्यूटन पर मीटर की इंटेंसिटी वाला लगा दो ये। तो कहने का तात्पर्य ये हो गया कि मैं क्वेश्चन को अब चेंज कर रहा हूँ। नहीं, मैं क्वेश्चन को चेंज कर रहा हूँ। अब ध्यान से देखो बच्चे कि ये जो क्वेश्चन है, अब इस क्वेश्चन में हम लोग क्या करें, देखो ध्यान से देखो, ध्यान से बात ये हो रही है स्टूडेंट्स कि यहाँ पर केस जो है देयर इज मोर देन वन स्पान सो दैट इट विल बी योर कंटिन्यूअस बीम। क्या ये आपका क्या है बाबू? ये स्पान L1 है, ये स्पान L2 है, तो ये कंटिन्यूअस बीम हो जाएगा। अब इसको एनालाइज करने के लिए एक साइंटिस्ट आए थे जिसका नाम था क्लैपिरॉन्स। क्या नाम था? क्लैपिरॉन्स नाम था। नहीं, क्लैपिरॉन्स, तो क्लैपिरॉन कहते हैं इसको। तो स्टूडेंट्स क्लैपिरॉन जो थे एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने 3 मोमेंट इक्वेशन दिया था इस चीज़ को एनालाइज करने के लिए। क्या दिया था? आप जानते हैं कि अगर ये बीम है, सपोज कर लीजिए यहाँ पर मान लीजिए सपोर्ट, यहाँ पर जो सपोर्ट लगा हुआ है वो आपका हिंज सपोर्ट है, सो दैट मोमेंट यहाँ पर ये जो इन मोमेंट होगा वो 0 होगा। यहाँ भी इन मोमेंट की वैल्यू 0 होगी, लेकिन यहाँ पर कुछ ना कुछ वैल्यू होगी। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पर कुछ ना कुछ वैल्यू होगी इन मोमेंट की। नहीं, कहने का मतलब ये हुआ कि ये जो बीम है, इस बीम में यहाँ पर कुछ ना कुछ मोमेंट आएगा, यहाँ पर कुछ ना कुछ मोमेंट आएगा, और यहाँ पर भी कुछ ना कुछ मोमेंट आएगा। सपोज कर लीजिए एक समय के लिए कि अगर ये मान चलिए यहाँ पर मोमेंट जो आ रहा है, चूंकि ये सिंपली सपोर्टेड है, सो दैट मोमेंट एट इक्वल टू 0 होगा। सम अमाउंट ऑफ मोमेंट एट सी होगा कि नहीं होगा, और सम अमाउंट ऑफ मोमेंट एट बी कितना हो जाएगा? वो 0 होगा। कहने का मतलब यह है कि ये इंड कंडीशन ऐसा था कि यहाँ पर अगर पिन सपोर्ट है तो पिन सपोर्ट के पास कोई भी मोमेंट रेसिस्टिंग कैपेसिटी नहीं होती, जिसके कारण मोमेंट यहाँ पर 0 हो जाएगा। ये बात सही है। लेकिन स्टूडेंट सपोज कर लीजिए इन केस अगर मान चलिए अल्टरनेटिव में मैं यहाँ पर अगर फिक्स सपोर्ट दे दूँ तो यहाँ पर कोई ना कोई मोमेंट आ जाएगा, सो दैट यहाँ पर मोमेंट एट बी, मोमेंट एट ए कुछ ना कुछ होगा, मोमेंट एट सी भी कुछ ना कुछ होगा, एंड मोमेंट एट बी भी कुछ ना कुछ होगा। तो इसके अनुसार से मेरा जो इसके एनालिसिस करने का तरीका होगा वो सेम एज हम किसके लिए रखेंगे? सेम एज जो मेरा फिक्स बीम था उसके लिए रखेंगे। तो पहले क्या करना है स्टूडेंट्स कि सपोज कर लीजिए कि मोमेंट वाली बात को मैं डील नहीं कर रहा हूँ, मुझे क्या करना है, पहले ये लोड वाली बात को डील करना है। तो स्टूडेंट्स क्या करेंगे स्टूडेंट्स, उसके लिए हम लोग इसको सीरीज ऑफ स्पान में डील करते हैं। स्टूडेंट्स क्या करते हैं स्टूडेंट्स? सीरीज ऑफ स्पान में डील करते हैं। नहीं, ये जो स्पान है आपका, इस स्पान के कारण सपोज कर लीजिए ये आपका बेस लाइन है। सपोज कर लीजिए क्या, ये आपका बेस लाइन है, जहाँ पर ये पॉइंट ए है, या पॉइंट सी है, और यहाँ पॉइंट क्या है, बी है। उस केस में इस स्पान के लिए क्या सिर्फ और सिर्फ जो लोडिंग आ रहा है, लोडिंग, उसके कारण बेंडिंग मोमेंट डायग्राम क्या होगा? तो सपोज कर लीजिए कि लोड के कारण बेंडिंग मोमेंट डायग्राम आपका ये है, क्योंकि ये पॉइंट लोड है, सो दैट बेंडिंग मोमेंट डायग्राम विल बी ट्रायंगुलर, और यहाँ पर ये हो जाएगी। दूसरी बात क्या है स्टूडेंट्स, यहाँ से यहाँ तक देख लीजिए एक दूसरी स्पान है, उस केस में हम लोग क्या करेंगे, इसके लिए एक बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ये हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स ये लोड के कारण बेंडिंग मोमेंट डायग्राम आ गया है। नहीं, सपोज कर लीजिए यहाँ पर इंड मोमेंट यहाँ पर भी 0 है। अगर मान चलिए इंड मोमेंट यहाँ पर 0 नहीं होता, इंड मोमेंट की वैल्यू कुछ ना कुछ MA होती, तो सपोज कर लीजिए यहाँ पर ये MA की वैल्यू ये हो जाती। मोमेंट एट सी की वैल्यू कुछ ना कुछ होती, सपोज कर लीजिए है
मोमेंट एट बी की वैल्यू कुछ ना कुछ है, सपोज कर लीजिए ये है। अब मैं तीनों पॉइंट को मिला दूंगा, सपोज कर लीजिए पॉइंट सबसे ऊपर ले लीजिए ताकि आपको डायग्राम में कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा दिखे। देखिए स्टूडेंट्स, ये जो डायग्राम आप खींच रहे हैं तो आप जो इंड मोमेंट के डायग्राम के कारण जो डायग्राम खींचेंगे वो आपको निगेटिव आने वाला है, जो आप लोडिंग के कारण डायग्राम खींचेंगे वो पॉजिटिव आने वाला है। सो दैट निगेटिव और पॉजिटिव डायग्राम के बीच में जो मैं अभी हैच कर रहा हूँ उस चीज़ को देखिए, वही आपका जो कंप्लीट बेंडिंग मोमेंट डायग्राम रहने वाला है इस कैंटिलीवर बीम के लिए। स्टूडेंट्स, ये बात जो होगी आपको हो सकता है कि आपके दिमाग के पार चली गई हो, लेकिन घबराने वाली बात नहीं है। घबराने की बात, घबराएंगे क्यों स्टूडेंट्स? अगर आपको समझ में आया तो भी बेहतर और नहीं समझ में आया तो भी बेहतर। मैं अभी इस चीज़ को ड्रॉ करने का एक आग पैदा कर रहा हूँ आपके अंदर। शायद मैं इतना बताने के बाद आपके अंदर ये जील पैदा हो जाएगी कि हाँ चीज़ को ड्रॉ करना है मुझे। यहाँ ये भी चीज़ हो जाएगा स्टूडेंट्स, हैच हो जाएगा। तो कहने का तात्पर्य यह हुआ स्टूडेंट्स कि मैं क्या कर रहा हूँ अभी इस चीज़ को इस पूरे लेक्चर में, इस पूरे है ना कंटिन्यूअस बीम का जो सीरीज होगा उस पूरे सीरीज में आपको कंटिन्यूअस बीम का बेंडिंग मोमेंट डायग्राम और शियर फोर्स डायग्राम खींचना सिखाऊंगा मैं। तो स्टूडेंट्स हम लोग ये भी जानेंगे मोमेंट एट ए क्या होगा, ये वैल्यू जानेंगे मोमेंट एट सी क्या होगा, ये जानेंगे मोमेंट एट बी क्या होगा, ये जानेंगे। उसके अलावा जानेंगे कि सपोर्ट रिएक्शन एट ए क्या है, सपोर्ट रिएक्शन एट बी क्या है एंड सपोर्ट रिएक्शन एट सी क्या है। हाउ मेनी अननोन्स आर देयर? 6 अननोन्स हो गए। उस केस में स्टूडेंट्स हम लोग है ना वो इक्वेशन ऑफ कंपैटिबिलिटी यूज नहीं कर सकते हैं, उसके अलावा हमें बहुत सारे कंसेप्ट यूज करने पड़ेंगे और इसीलिए स्टैटिकली इंडिटरमिनेट स्ट्रक्चर ये होता है। और मैं एक बात आपको ध्यान से कह दूं, इस चीज को बनाने के लिए जो मोमेंट एट ए है, मोमेंट एट बी है और ये मोमेंट एट सी है और ये मोमेंट एट बी है, इस चीज़ को निकालने के लिए कैलेपिरोन्स एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने क्या किया, एक एमसी और एमबी निकालने के लिए एक है ना इक्वेशन दिया गया उनके द्वारा, है ना एक थ्योरम दिया गया जिसका नाम है कैलेपिरोन्स थ्योरम और थ्योरम ऑफ थ्री मोमेंट्स, थ्योरम ऑफ थ्री मोमेंट्स। इसी का एक और नाम है बाबू क्या, और थ्री मोमेंट्स इक्वेशन, इसी को लोग कहते हैं थ्री मोमेंट्स इक्वेशन। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये थ्री मोमेंट्स इक्वेशन जो है हम लोग आप पढ़ेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप लोग ध्यान से देखिए, आप जो बात कर रहे थे हम लोग इसके डेरिवेशन के बारे में चर्चा नहीं करेंगे, थ्री मोमेंट इक्वेशन के डेरिवेशन क्या होता है इस बारे में चर्चा नहीं करेंगे, उसके लिए मैं अलग से एक वीडियो हो सके तो बना दूंगा। लेकिन फिलहाल बात कर रहे हैं कि थ्री मोमेंट इक्वेशन है क्या और उससे क्या आउटपुट निकलने वाला है। ठीक है स्टूडेंट, सो बने रहिए मेरे साथ, अभी मैं इस चीज़ को अभी आपको समझाता हूँ। देखिए स्टूडेंट ध्यान से, जो आपका थ्री मोमेंट इक्वेशन होने वाला है स्टूडेंट्स, वो थ्री मोमेंट इक्वेशन जो होगा स्टूडेंट्स उसके लिए हम लोग बात कर रहे हैं। ठीक है, चलिए सपोज कर लीजिए स्टूडेंट्स कि आपके पास है ना कोई कंटिन्यूअस बीम इस प्रकार का है, ऐसा मान लेते हैं हम, कोई कंटिन्यूअस बीम इस प्रकार का है। ठीक है, सपोज कर लीजिए कंटिन्यूअस बीम जो है आपका ये है, सपोज कर लीजिए एक और सपोर्ट लगा दो इसमें। ठीक है, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट सी है। ठीक है स्टूडेंट, क्या क्या है, ये ए है, ये बी है और ये सी है। ठीक है, इस पर लोड कुछ लग रहे हैं इस प्रकार से, सपोज कर लीजिए कि इस पर लोड ये लग रहे हैं और इस पर ये लोड लग रहा है, मैं ऐसा मान लेता हूँ। ठीक है, सपोज कर लीजिए कि इसका फर्स्ट का स्पान लेंथ L1 है, सेकेंड स्पान लेंथ L2 है। तो आपको ये भी बात जाननी चाहिए कि ये जो बीम क्रॉस सेक्शन है उसका कुछ ना कुछ मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा और कुछ ना कुछ यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होगा जो मटेरियल का ये बीम बना हुआ है। सो दैट मोमेंट ऑफ इनर्शिया मान लेते हैं हम लोग I है इसका, जिससे क्या है इसका भी I ही है।
मैं मान लेता हूँ कि बीम का क्रॉस सेक्शन जो है प्रिज्मेटिक क्रॉस सेक्शन है। प्रिज्मेटिक इन द सेंस सच ए टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर विच क्रॉस सेक्शन रिमेन्स कांस्टेंट फॉर इंटायर लेंथ। इस जब इंटायर लेंथ के लिए क्रॉस सेक्शन कांस्टेंट रहता है तो उसको प्रिज्मेटिक सेक्शन बोलते हैं। तो स्टूडेंट्स क्या बात ये है कि सपोज कर लीजिए कि ये पूरी बीम मटेरियल के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है स्टूडेंट्स, आई है। तो मैं यहाँ पर क्यों ना लिख दूँ, सपोज कर लीजिए कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है बराबर आई है पूरी बीम मटेरियल के लिए, है ना। यंग्स मॉडुलस कुछ ना कुछ होगा बाबू, यंग्स मॉडुलस जो होगा स्टूडेंट्स वो क्या हो जाएगा, ई है मटेरियल्स के लिए। तो स्टूडेंट्स आप लोग बात ध्यान से देखिए, ये मटेरियल का प्रॉपर्टीज है, ठीक है, क्योंकि ये क्रॉस सेक्शन के अनुसार से डिपेंड करेगा। अब देखिए स्टूडेंट्स कैलिपर्स थ्योरम का स्टेटमेंट क्या कहता है। कैलिपर्स थ्योरम का स्टेटमेंट कहता है कि अगर मान के चलिए किसी भी बीम में n नंबर ऑफ स्पैन्स है, कितने स्पैन्स है, n नंबर ऑफ स्पैन्स है, तो उस केस में क्या होगा बच्चे, उस केस में आपको इस बीम को मतलब कि इस बीम में अननोन्स की वैल्यू फाइंड करने के लिए, है ना, इन मोमेंट्स फाइंड करने के लिए उन्होंने एक इक्वेशन दिया, एक रिलेशनशिप दिया। उन्होंने कहा कि बीम में जितने भी स्पैन्स हो उसमें कोई उससे कोई बहस नहीं है। उन्होंने कहा कि आप क्या कीजिए कि जो दो सेट को लेकर चलिए, मतलब कि पेयर ऑफ स्पान के बारे में उन्होंने कहा कि पेयर ऑफ स्पान को हम लोग डील करेंगे, पेयर ऑफ स्पान के साथ हम लोग डील करेंगे। कहने का मतलब ये हुआ कि मान चलिए ये जो कंटिन्यूअस भी मैं अभी बनाया हूँ उसके इसमें ए बी स्पान के साथ जो है स्टूडेंट्स BC का पेयर बन रहा है ना। सपोज कर लीजिए कि कोई कंटिन्यूअस बीम ऐसा ना होकर एक स्पान इसमें और जुड़ जाता ऐसा, ठीक है। तो इसमें क्या होगा स्टूडेंट्स, इस केस के लिए इसका स्पान लेंथ L3 हो जाता। तो इस केस में हम लोग इसको दो चरणों में डील करते हैं। एक बात हो जाता है AB और BC के साथ, एक बात हो जाता है स्टूडेंट्स BC और C, अगर मान चलिए D है तो C D के साथ। कहने का मतलब ये हुआ अगर इसके भी बाद स्पान रहती तो कहने का मतलब एक कंसेक्यूटिव जोड़ा को लेकर के चलते हुए को लेकर के बात करते हैं हम लोग, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये कंसेक्यूटिव जो जोड़ा है उसके लिए उन्होंने क्या किया, देखिए अब मान चलिए इस जोड़े के बारे में बात किया जाए AB और BC के बारे में, तो सम अमाउंट ऑफ मोमेंट यहाँ होगा, उसके बाद यहाँ होगा, उसके बाद यहाँ होगा, यही ना होगा। कहने का मतलब ये हुआ कि एक जोड़ा में 3 मोमेंट्स आएंगे। तो उन्होंने क्या किया, एक ऐसा इक्वेशन दिया जिसमें उन्होंने 3 मोमेंट की चर्चा की, सो दैट उसका नाम दे दिया गया है 3 मोमेंट इक्वेशन। और वो इक्वेशन क्या होता है स्टूडेंट्स, आराम से देखिए इसको स्टूडेंट्स, होता है वो इक्वेशन मतलब कि अकॉर्डिंग टू, हम लोग अगर लिखना चाहे अकॉर्डिंग टू, है ना, 3 मोमेंट्स इक्वेशन MA प्लस 2MB सॉरी MA इंटू L1 प्लस 2MB इंटू L1 प्लस L2 प्लस MC इंटू L2 इक्वल्स माइनस ऑफ 6A1 X1 बाई L1, है ना, माइनस ऑफ 6A1 X1 बाई L1 और प्लस 6A2 X2 बाई L2। ये स्टूडेंट्स है इक्वेशन ऑफ 3 मोमेंट्स या फिर कैलिपर्स थ्योरम का स्टेटमेंट, ठीक है। इस चीज को आप लोग, है ना, हाईलाइट कर लो। ये इक्वेशन एक ऐसा इक्वेशन है जिसको आप एज ए रामबाण यूज कर सकते हैं, नहीं, और इस प्रकार की प्रॉब्लम को आसान से बना सकते हैं। मैं इस चीज़ में हर एक चीज़ का एब्रिविएशन लिखता हूँ। सपोज कर लीजिए कि जो मैं इक्वेशन लिखा हूँ उस केस में जो स्टूडेंट्स बात ये है कि AB और BC पोर्शन के लिए मैं बात कर रहा था, सो दैट मैं इसको मिटा देता हूँ क्योंकि आपका जो फिगर है वो गड़बड़ ना हो, ठीक है। मैं BC और CD के लिए बात कर सकता था, पर मैं AB और BC के लिए बात करता हूँ, ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए बात क्या है कि अगर आप इस केस को देखें, उस केस में क्या है कि AB और BC के बारे में चर्चा हो रही है, नहीं। चलिए अगर मैं बात करूँ ये इस केस की, तो ये कुछ ऐसा है, ठीक है स्टूडेंट्स। ये अगर मैं इसका
अगर मैं इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाना चाहूँ, ठीक है स्टूडेंट्स, अगर मैं इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाना चाहूँ तो इस केस में क्या होगा स्टूडेंट्स कि हमको MA, MB और MC की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी फॉर दी किसके लिए हम लोग फाइंड करना पड़ेगा स्टूडेंट्स, फिक्स मोमेंट के केस के लिए फाइंड करना पड़ेगा। नहीं, अगर मैं फ्री मोमेंट केस की बात करूं तो उसके अनुसार से इस पोर्शन के लिए बेंडिंग मोमेंट डायग्राम जो होगा स्टूडेंट्स ऐसा होगा, आप लोग जानते हैं। इस पोर्शन के लिए बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कैसा होगा, ऐसा होगा, क्योंकि ये कैसा लोडिंग है, ये है एक प्रकार का यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोडिंग। अब बात कीजिए स्टूडेंट्स ऐसी कि अब देखिए ये अगर मान चलिए इंड A है, ये इंड क्या है स्टूडेंट्स B है, ये इंड C है। देखिए स्टूडेंट्स ये जो आपका फ्री BMD है, ये फ्री BMD में देखिए स्टूडेंट्स यहाँ से मान चलिए इस फ्री BMD का कोई ना कोई सेंट्रॉइड पॉइंट होगा, यहाँ से अगर देखेंगे तो इसका कोई ना कोई सेंट्रॉइड पॉइंट होगा। सो दैट स्टूडेंट्स ये डिस्टेंस आपका हो जाएगा, है ना, ये डिस्टेंस होगा स्टूडेंट्स x2 और ये जो डिस्टेंस होगा आपका स्टूडेंट्स ये आपका होगा x1। ये क्या है बाबू, CG1 है, ये क्या है CG2 है। कहने का मतलब है सपोज कर लीजिए कि ये फिगर 1 है, ये फिगर 2 है, तो फिगर 1 और फिगर 2 का जो सेंट्रोइडल पॉइंट होगा उसके करस्पॉन्डिंग एंड से हम लोग जो डिस्टेंस मापते हैं वो x1 और x2 होता है रिस्पेक्टिवली, राइट स्टूडेंट्स। अब मान चलिए ये जो फिगर है पहला उसका एरिया 1 है, ये दूसरा जो फिगर है इसका एरिया 2 है, A2 है, नहीं मतलब कि इसका एरिया A1 होगा, इसका एरिया A2 होगा। आपको स्टूडेंट्स एक बात मैं बता दूं कि अगर आपका ये पैराबोलिक सेक्शन है, आप जानते हैं जनरली पैराबोलिक ग्राफ होता है, तो पैराबोलिक सेक्शन के लिए एक एरिया का फॉर्मूला होता है, क्योंकि आपको यहाँ पर A2 और A1 निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पर लिखिएगा एरिया ऑफ पैराबोलिक लेमिना बराबर होता है स्टूडेंट्स 2/3 BH, 2/3 इंटू B इंटू H। देखिए स्टूडेंट्स ये कुछ ना कुछ इसकी हाइट होगी, ये कुछ ना कुछ हाइट होगी, वो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगा, H हो जाएगा। ये यहाँ से यहाँ तक इसका वैल्यू ये हो जाएगा स्टूडेंट्स इसके लिए बेस। तो स्टूडेंट्स ये टिप्स है इसके एरिया फाइंड करने का। आप ये जान लीजिए स्टूडेंट्स इसका हाइट कैसे मिलेगा, क्योंकि अगर मान चलिए ये सिंपली सपोर्टेड बीम का केस था, अगर इसको उठा ले तो यहाँ पर डाल लें तो क्या है बाबू, एक सिंपली सपोर्टेड बीम का केस है, जिस केस में अगर मान चलिए यहाँ पर आप मैक्सिमम है ना, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू फाइंड करना चाहें, वही आपकी हाइट हो जाएगी। तो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट क्या होगा, WL²/8 होता है। तो यहाँ पर वैल्यू जो होगी स्टूडेंट्स एच की वैल्यू क्या हो जाएगी, WL²/8। मैं इस पर न्यूमेरिकल करवाऊंगा तो आपको और क्लियर हो जाएगा, नहीं तो एच की वैल्यू क्या हो जाएगी स्टूडेंट्स, WL²/8। तो WL²/8 की जो वैल्यू होगी वो आपको हाइट दे देगी इन टर्म्स ऑफ मोमेंट। क्या तो स्टूडेंट्स बात ये हो जाएगा कि आपको हाइट पता चल गया, यहाँ से यहाँ तक स्पान लेंथ आपको पता है, तो आराम से आप क्या निकाल सकते हैं, इस एरिया का इस लेमिना का एरिया निकाल सकते हैं, इसका भी एरिया निकाल सकते हैं। उसके अलावा अगर मान चलिए इसके सेंट्रोइडल पॉइंट के बारे में बात करें कि C पॉइंट से ये सेंट्रोइड कहाँ से कहाँ तक है, कितना दूरी रहा है, तो सपोज करिए कि ये दूरी है स्टूडेंट्स आपका x2। तो ये जो x2 है स्टूडेंट्स वो x2 की वैल्यू होगी ये B/2 हो जाएगा, नहीं आधा पर क्या हो जाएगा, यहाँ से कितना हो जाएगा B/2 पर। तो कहने का तात्पर्य ये हुआ है स्टूडेंट्स कि आपको सेंट्रोइड निकालने का तरीका पता होना चाहिए, क्योंकि अगर आप इस एरिया का सेंट्रोइड जानना चाहते हैं। देखिए स्टूडेंट्स ये मैं पेयर ऑफ स्पान के लिए चर्चा कर रहा था, सो दैट आपका एक स्पान ये हुआ, दूसरा स्पान ये हुआ। इस केस में पहला स्पान, ये जो पहला एंड है उससे डिस्टेंस x1 लेना है ना, दूसरा एंड जो होगा उससे डिस्टेंस यहाँ तक x2 लेना, ना कि यहाँ से ले लेगा, यहाँ से लेगा तो गलती हो जाएगा, ठीक है। उसका जो स्टेटमेंट है वो ये कहता है, इसमें अब आपको क्लियर हो गया होगा क्या कि A1 क्या है, A1 बराबर है A1 एंड A2 बराबर क्या है स्टूडेंट्स, A1 बराबर है एरिया ऑफ फ्री बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ऑफ स्टार्टिंग स्पान। स्टार्टिंग स्पान लिख सकते हैं आप स्टूडेंट्स, लिख सकते हैं इनिशियल स्पान।
और उससे भी आप मान चलिए मन में आपको नहीं भरता है लैंग्वेज से, तो आप लीजिएगा स्टूडेंट्स इनिशियल स्पान लिखने के अलावा आप स्पान का नाम भी लिख सकते हैं। सपोज दैट फॉर यहाँ पर है ना स्पान ए बी के बारे में भी लिख सकते हैं ना, एरिया ऑफ स्पान ए बी, एरिया ऑफ फ्री बीएमडी ऑफ स्पान ए बी, एरिया ऑफ फ्री बीएमडी, एरिया फ्री बीएमडी किसका होगा स्टूडेंट्स, स्पान ए बी का। तो इस प्रकार से ये तीनों चीज़ें आप में से कोई भी लिख सकते हैं, ठीक है। मतलब कि स्टार्टिंग स्पान भी लिख सकते हैं, इनिशियल स्पान भी लिख सकते हैं, और क्या होगा स्पान ए बी भी लिख सकते हैं। उसी प्रकार से A2 के बारे में बात कर लिया जाए तो क्या होगा स्टूडेंट्स, एरिया ऑफ ये भी है फ्री बीएमडी ऑफ है ना क्या है स्टूडेंट्स स्पान BC, स्पान BC है ना। उस पर इसके अनुसार से स्टूडेंट्स दो स्पान का एरिया पता चल गया। अब x1 की वैल्यू क्या होगी स्टूडेंट्स, x1 बराबर है ना क्या है डिस्टेंस ऑफ सेंट्रोइडल पॉइंट, डिस्टेंस ऑफ सेंट्रोइडल पॉइंट ऑफ स्पैन क्या स्टूडेंट्स है ना, डिस्टेंस ऑफ सेंट्रल पॉइंट ऑफ है ना बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ऑफ स्पैन फ्रॉम, याद लिखिए स्टूडेंट्स, फ्रॉम इंड ए। x1 के बारे में, x2 के बारे में लिखिए स्टूडेंट्स, डिस्टेंस ऑफ सेंट्रल पॉइंट ऑफ है ना फ्री बीएमडी लिखना चाहिए था यहाँ पर, फ्री बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, फ्री बेंडिंग मोमेंट डायग्राम फ्रॉम इंड क्या होगा बाबू स्टूडेंट्स, ये कौन सा इंड है C है ना, C यानी कि फर्स्ट इंड और लास्ट इंड से कंसिडर करना है ना, ऑफ स्पान लिखो AB, ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स ऑफ स्पान C से B की तरफ, नहीं स्पान CB, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये बातें होंगी। अब बात ये हो गया स्टूडेंट्स L1 क्या है, स्पान लेंथ है AB वाला, L2 क्या है, स्पान लेंथ है सेकेंड वाला, नहीं तो इसके अनुसार से आप लोग डील कर लीजिए। MA क्या होगा स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो फ्री मोमेंट आना था मानी कि फिक्स मोमेंट आना था, फिक्स मोमेंट जो होगा स्टूडेंट्स यहाँ पर यानी कि MA, यहाँ पर क्या होगा स्टूडेंट्स MB हो जाएगा, यहाँ पर क्या होगा स्टूडेंट्स MC हो जाएगा। तो इसके अनुसार से फिक्स मोमेंट आएगा। मान चलिए आपने यहाँ पर ये फ्री मोमेंट डायग्राम खींचा है, फिक्स मोमेंट की वैल्यू या ये इक्वेशन आपको क्या दे देगा, फिक्स मोमेंट की वैल्यू दे देगा। सपोज कर लीजिए यहाँ पर अगर ये सिंपली सपोर्टेड लगा हुआ है तो यहाँ पर 0 वैल्यू देगा, ये फिक्स है, क्या देगा 0 वैल्यू देगा, लेकिन यहाँ पर वैल्यू मैक्सिमम देगा। तो इसके अनुसार से इसको मिला देना और इसको मिला देना स्ट्रेट लाइन से, नहीं इंक्लाइन स्ट्रेट लाइन से। सो आपका ये जो फिक्स मोमेंट डायग्राम होगा वो आपका हॉगिंग मोमेंट डायग्राम होता है, क्या होता है निगेटिव मोमेंट डायग्राम होता है। और ये जो होगा स्टूडेंट्स आपका ये जो है पॉजिटिव था, पहले से सैगिंग मोमेंट था। सो दैट आपका ये जो एरिया मैं हैच कर रहा हूँ वो एरिया क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, आपका फिक्स, आपका जो ये एरिया हो जाएगा स्टूडेंट्स एक्चुअल में इस कंटिन्यूस बीम का बेंडिंग मोमेंट डायग्राम हो जाएगा। नहीं तो फिलहाल आपको मैं ये समझाया कि आपका क्लैपियंस थ्योरम क्या होता है और क्लैपियंस थ्योरम का स्टेटमेंट क्या कहता है। नहीं स्टूडेंट्स क्या सिखाया मैं, क्लैपियंस थ्योरम क्या होता है और क्लैपियंस थ्योरम का स्टेटमेंट क्या होता है। तो फिलहाल मिलते हैं स्टूडेंट्स अगले लेक्चर में, क्लैपियंस थ्योरम पर एक क्वेश्चन करेंगे, फिर उसके बाद आपको सारी की सारी दुख दर्द दूर हो जाएंगे। फिर स्टूडेंट्स फिर बाय।